नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वह सेक्टर 1 में केंद्रीय अस्पताल, किला घाट जेटी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल, हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कोप का निरीक्षण किया और इसके बाद परेड स्थित मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बता दें कि वे 3 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न के खिलाफ देश भर में पत्रकार लामबंद हो गए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला। बिहारीगढ़ ग्रीन वैली पर हुई बैठक में सभी संगठनों ने पत्रकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही। वरिष्ठ समाजसेवी संजय सैनी ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और उनका उत्पीड़न लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने प्रशासन से पत्रकारों को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण देने की अपील की और इस संघर्ष में हर संभव समर्थन का वचन दिया। ने अन्य सभी पत्रकार संगठनों के साथ मिलकर जो है 13 तारीख को कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हैं मेरे बराबर में हमारे प्रेस कलेक्टर, तो हमने ये तैयारी मीटिंग आज की है बिहारीगढ़ में। तो तैयारी मीटिंग है, तो तैयारी मीटिंग होनी चाहिए कार्यक्रम से पहले। इसमें जो है इसमें भी जो है मीटिंग की जाएगी। और चूंकि पत्रकार उत्पीड़न जो है इतना बढ़ गया है कि आज अधिकारी जो है वो पत्रकार को देख करके जो है चेहरा घुमाता है। तो कभी ऐसा था 35 साल 40 साल पहले कि अधिकारी जो है बाहर तक छोड़ने के लिए आता था, लेकिन आज जो है वो बदल रहा है। पत्रकार किसी भी संगठन में हो, पत्रकार का उत्पीड़न हम किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकारों के सम्मान में हमारा संगठन पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा है और करता रहेगा। कोई भी संगठन का व्यक्ति हमारे पास आता है या हमसे मदद मांगता है, हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और पत्रकारों के शोषण में किसी भी स्तर पर, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यदि पत्रकार अपनी जगह सही है तो हम उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है, योगी आदित्यनाथ जी से। मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि जिला सहारनपुर के अंदर जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आम जनमानस से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले पत्रकार का शोषण किया जा रहा है। मैं भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आप सबको विश्वास दिला देना चाहता हूं, यदि हमारे पत्रकारों के साथ में न्याय नहीं हुआ तो आने वाली 13 तारीख को हम दल बल के साथ आप लोगों के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। और जहां तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे जब तक न्याय न मिल जाए। देखिए, पत्रकार जो है वो समाज का एक अंग है जी। समाज में जागरूकता लाना, एक व्यवहारिकता और लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए सहयोग करना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह की जुल्म जातियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं तक सही है। तो जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया कि भाई एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने पहले भी एक अपनी जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भी पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अधिकारी इस तरह के कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे नहीं लगता कि योगी जी का वैसे तो बड़ा नाम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का घटना होती है तो यहाँ आकर के अधिकारियों के जो उनको बात है उसे काट देते हैं, तो कुछ सोचने लायक बात है। देखिए, पत्रकार जो है वो समाज का एक अंग है जी। समाज में जागरूकता लाना, एक व्यवहारिकता और लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए सहयोग करना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह की जुल्म जातियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं तक सही है। तो जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया कि भाई एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा,
हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने पहले भी एक अपनी जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भी पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अधिकारी इस तरह के कोई मतलब कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे नहीं लगता कि योगी जी का वैसे तो बड़ा नाम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का घटना होती है तो यहाँ आकर के अधिकारी उनके जो उनको बात है उसे काट देते हैं, तो कुछ सोचने लायक बात है। देखिए, पत्रकार जो है वो समाज का एक अंग है जी। समाज में जागरूकता लाना, एक व्यवहारिकता और लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए सहयोग करना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह की जुल्म ज्यादतियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं तक सही है। तो जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया कि भाई एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने पहले भी एक अपनी जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भी पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अधिकारी इस तरह के कोई मतलब कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे नहीं लगता कि योगी जी का वैसे तो बड़ा नाम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का घटना होती है तो यहाँ आकर के अधिकारी उनके जो उनको बात है उसे काट देते हैं, तो कुछ सोचने लायक बात है। देखिए, पत्रकार जो है वो समाज का एक अंग है जी। समाज में जागरूकता लाना, एक व्यवहारिकता और लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए सहयोग करना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह की जुल्म ज्यादतियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं तक सही है। तो जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया कि भाई एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने पहले भी एक अपनी जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भी पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अधिकारी इस तरह के कोई मतलब कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे नहीं लगता कि योगी जी का वैसे तो बड़ा नाम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का घटना होती है तो यहाँ आकर के अधिकारी उनके जो उनको बात है उसे काट देते हैं, तो कुछ सोचने लायक बात है। देखिए, पत्रकार जो है वो समाज का एक अंग है जी। समाज में जागरूकता लाना, एक व्यवहारिकता और लोगों को न्याय दिलाने का काम करने के लिए सहयोग करना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह की जुल्म ज्यादतियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं तक सही है। तो जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया कि भाई एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने पहले भी एक अपनी जो है मतलब विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भी पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अधिकारी इस तरह के कोई मतलब कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, फिलहाल मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट सामने निकल के आ रहा है? मैं चाहूंगा कि सहारनपुर में 13 दिसंबर को पत्रकारों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और धरना होने जा रहा है। कारण यह है कि यहां पर पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पत्रकार उत्पीड़न में भी वो सब पत्रकार उत्पीड़न जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निर्देश कर रही है, जिसके लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार कह रहे हैं कि यदि पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होने से पहले जो प्रार्थना पत्र आता है, उस प्रार्थना पत्र की पहले राजपत्रित अधिकारी से जांच करा ली जाए और जांच कराने में अगर दोषी पाया जाता है तभी मुकदमा दर्ज किया जाए। इन चीजों का पालन सहारनपुर में नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सहारनपुर सहित तमाम उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति गठित है। जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। उसमें 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार जो है उस कमेटी में सदस्य होते हैं और एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन भी उस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होता है जी। और उस पटल की बैठकें ही नहीं हो पा रही हैं। शासनादेश ये कहता है कि 2 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, उसमें डीएम रहते हैं, एसएसपी रहते हैं। तो जब इन चीजों का पालन नहीं हो रहा है तो पत्रकारों को मजबूर होकर कल अपनी सुरक्षा के लिए और पत्रकार उत्पीड़न के लिए सहारनपुर में धरने पर बैठना पड़ रहा है। सहारनपुर में धरना बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें 400 से अधिक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, व्यापारी संगठन और उसके साथ भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठन इसमें पत्रकारों को सहयोग कर रहे हैं। जी आलोक, पत्रकारों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेके? देखिए, पत्रकारों का यही कहना है कि पत्रकारों का उत्पीड़न है वो रोका जाए और पत्रकार जो है समाज का एक
आईना है, समाज को गरीब मजलूमों की आवाज उठाने के लिए पत्रकार खड़ा है। और पत्रकार हम ये जानना चाहते हैं, तमाम पत्रकार ये जानना चाहते हैं कि पत्रकारों का ऐसा क्या गलती है जिसकी वजह से आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। जब सरकार ये कह रही है, जब सारी चीजें, तो इसके लिए तमाम चीजें बनी हुई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है और जिला स्तर पे पत्रकार स्थायी समितियों का गठन है, उसके बाद आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? अगर कोई बात है तो हमें बताइए। राष्ट्रपति अधिकारी से जांच कराने की बात कही गई तो राष्ट्रपति अधिकारी से जांच होनी चाहिए। नहीं कर रहे हैं इनका पालन। आलोक, प्रशासन की तरफ से किस तरह का कार्य किया जा रहा है ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना हो? देखिए, पत्रकारों के आंदोलन में स्थिति तनावपूर्ण होने की तो कोई स्थिति नहीं है। जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ये प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन है और इसमें जो है कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक धरने से पत्रकार अपनी बात को कहेंगे और एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से देंगे, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, पत्रकारों के लिए जो अंतर जनपदीय टोल प्लाजा हैं उन पे छूट को लेकर, और इसी के साथ तमाम चीजें हैं जिनको लेकर वो एक ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम। जी आलोक, ज्ञापन देने के बाद आगे पत्रकारों की क्या रणनीति रहेगी? कल वही जो पत्रकारों की पंचायत होगी, जो बैठक होगी, उसके बाद वही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति वो क्या तय करेंगे। जी, क्या पत्रकारों का और कुछ भी कहना है? जैसे आरोप लग रहे हैं जिस तरह का, लोकतंत्र का हत्या इसको कहा जाती है, अगर पत्रकार परेशान है, पत्रकारों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या पत्रकार कुछ और भी कहना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से? देखिए, ज्ञापन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो आपका जो नीचे का अमला है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जो दिशा निर्देश आप देते हैं उस दिशा निर्देशों का पालन करें, अपना राज स्थापित ना करें। प्रदेश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राज है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका राज है, जो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करें। जी चलिए आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक अंकित मलिक को सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने आरोप लगाया था कि बैंक प्रबंधन ने 80 लाख रुपए के लोन की लिमिट करने के लिए रिश्वत मांगी थी। तलाशी के दौरान अंकित मालिक के पास एक अवैध पिस्तौल भी बरामद हुई है। महंगाई, किसान परेशानी और सरकारी अधिकारियों की मनमानी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता का दोहन कर रहे हैं और व्यवस्था पूरी तरह से दोषपूर्ण हो रखी है। अफजाल ने कहा कि मोदी सरकार का अब की बार 400 पार का नारा सच्चाई बन चुका है। लहसुन की कीमत 400 पार हो गई है। आजम खान के बारे में अफजाल ने कहा कि वह बड़े नेता हैं और उन्होंने जो महसूस किया वही लिखा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारत खोदो अभियान के तहत देश को ठगने का काम हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर में मिशन महाकुंभ के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह और प्रवीण तोमरिया ने घुंघुचाई चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। जनसभा में मनोज सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद अब मथुरा और काशी में मंदिर बनाए जाएंगे। प्रवीण ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए इजराइल जैसी मजबूत सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने हिंदुओं को संगठित होने और अपने गांव मोहल्ले में हनुमान चालीसा के पाठ की सलाह दी। साथ ही मुसलमानों से सामान ना खरीदने और रोजगार ना देने जैसे विवादित बयान भी दिए। को जगाना, सभी आचरण से अपने हर रोज के जीवन में धर्म का काम अर्थात भगवान की पूजा करे, मंदिर जाए, गाय को रोटी खिलाए, गरीब हिंदुओं को मदद करे और हर गांव हर गली में हनुमान चालीसा शुरू हो। कुंभ में सबका स्वागत और कुंभ में करोड़ों हिंदुओं को चाय, भोजन, रहने की व्यवस्था, कंबल, मोबाइल चार्जिंग
उन व्यवस्था की जानकारी देना, इसलिए मेरे प्रवास के दौरान फिर यहाँ से लखनऊ की ओर जाने वाला हूँ, तो आज यहाँ आना हुआ है। खबर हाथरस से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बताया कि सांसद राहुल गांधी हाथरस आ सकते हैं। यह दौरा 14 सितंबर 2020 को बुलगड़ी में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले का संदर्भ में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी बुलगड़ी गांव का दौरा कर सकते हैं। आज राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं बुलगड़ी, जो पीड़िता है उसके परिवार से मिलने के लिए। आज आने का विषय क्या है और क्या कुछ जानकारी मिल पाई? इस विषय तो अभी माननीय राहुल गांधी जी जब आएंगे तभी क्लियर होगा। बाकी राहुल जी उस परिवार के साथ शुरू से खड़े थे और राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका दीदी की वजह से इस परिवार को न्याय मिला है और आज भी यह परिवार लड़ाई लड़ रहा है। आप भी देख लीजिए, अभी सुरक्षा को देख लीजिए, परिवार बंधकों की तरह रह रहा है सालों से। अपना परिवार जब रोजगार जाएगा, ना कोई काम करेगा, तो कैसे वो परिवार का जीवन पोषण कर पाएगा? तो जो भी विषय राहुल जी आएंगे अभी पता लगेगा। 4 साल बाद अचानक आज याद नहीं, राहुल जी हमेशा संपर्क में है। 4 साल बाद नहीं, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ लगातार जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने माननीय हमारी नेता राहुल जी और माननीय प्रियंका जी लगातार इस परिवार से जुड़े हुए हैं। आज अचानक आने का कोई विषय? अचानक नहीं है, वो तो परिवार से बात से लगातार संपर्क में है माननीय राहुल जी। कितनी देर में लगभग आ जाएंगे? पहली बार राहुल जी और दीदी आए थे तो उनको अपना नंबर देके गए थे। वो परिवार लगातार संपर्क में है डायरेक्ट उनके। ओके। आज राहुल गांधी खबर महोबा से है, जहां किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र में मूंगफली नहीं खरीदे जाने को लेकर झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान खरीद केंद्र में अनियमितताओं और व्यापारियों से खरीदारी होने के विरोध में सड़क पर बैठ गए, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए। किसानों ने केंद्र प्रभारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और उसके साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझाकर 4 घंटे बाद जाम को खुलवाया। जितने भी ये टोकन वाले ट्रैक्टर हैं सब रात में अंदर हो जाएंगे। जाम खुलवा दीजिए, हमने खुलवा दिया था। जब रात भर निकल गया, दोपहर 1 बजे तक हो गया, एक ट्रैक्टर नहीं गया टोकन वाला, तो फिर लग गया जाम, किसानों ने लगा दिया। अब हमारी यही मांग है कि भैया या तो टोकन ना बनाओ अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नहीं तो जितने टोकन बन गए हैं सबकी तौल करो, अंदर करो ट्रैक्टर। सब व्यापारी लोगों ने मूंगफली पहले से भर रखी है और कह रहे हैं हमारा कोटा पूरा हो गया। किसानों का माल सब बाहर पड़ा है। कब से हैं आप लोग? सर हम यहाँ 4थे दिन से हो गया आज हमको। कैसे खा रहे, कैसे पी रहे? अब ये अब क्या बताएं, वही खा रहे हैं, जो कुछ आता है, नहीं आता तो नहीं खाते हैं। मजबूरी है यहाँ रहने में। कब से जाम लगाए आप? ये हम लगाए 2 बजे से। कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, ना कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आया। FCI गोदाम है पचपेरा के पास और जाम इसलिए लगाए कि किसानों का माल खरीदा नहीं जा रहा है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप वापसी ले जाइए वाहन, और कोटा पूरा हो चुका है। कोटा पूरा हो चुका है, लिमिट खत्म हो चुकी है मूंगफली की। ये बताइए, जब किसान का माल खरीदा नहीं गया तो लिमिट कैसे पूरी हो गई? जाम खुलवा दिया गया है। उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर यहाँ का लक्ष्य कम है तो हम खरीद का लक्ष्य बढ़वा देंगे। शासन से हमें जितना लक्ष्य मिला था वो अभी यहाँ से नहीं बढ़ सकता, शासन को पत्र ही देना पड़ेगा। तो जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है कि शासन से जब होगा तभी लक्ष्य बढ़ेगा। कि जितने भी ये टोकन वाले खबर गाजीपुर से है, जहां प्रदेश सरकार की कोशिशों के बावजूद जिले के संस्कृत उच्चार माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय की हालत बदहाल बनी हुई है। विद्यालय में 3 अध्यापक, 1 मैनेजर और प्रिंसिपल अपनी तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ना तो कोई अध्यापक नजर आया और ना ही कोई छात्र। विद्यालय भवन की हालत भी जर्जर है। इस मुद्दे पर कोई भी अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। विद्या हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है और विद्या की शिक्षा ही ग्रहण करके हर इंसान एक दिन अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है। इस वक्त हम फिर से एक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर उपस्थित हैं। आपको हम बता दें कि यह परमेट का श्री भुवनेश्वर नाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां आप फिर देख सकते हैं एक बार कि न ही कोई बच्चे हैं और न ही कोई अध्यापक। हम आपको दिखा दें कि यहां भी जो है श्री भुवनेश्वर नाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जो है लिखा हुआ है और यह उस भवन की जर्जर बिल्डिंगें हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, कौन से अधिकारी हैं जो
इस बिल्डिंगों को लेकर के और यहां बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यह इस संस्कृत विद्यालय का ऑफिस है जहां ताला लगा हुआ है और यह आपको दिखा दें कि इसका क्लासरूम है जिसके अंदर शायद गाड़ियां खड़ी हैं। अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो दिखा दें कि इस क्लासरूम के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं और एक और संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का क्लासरूम है जिसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, जर्जर है, या इसे इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक टीन शेड है और जो कि पूरी तरह से ढहा हुआ है, लेकिन अब हमें यह तो पता नहीं है कि यह विद्यालय में कितने छात्र हैं और कितने अध्यापक हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में इस विद्यालय का नाम भी अंकित है। इस लिस्ट में श्री भुवनेश्वर नाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय परमेट गाजीपुर का भी नाम दर्ज है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ किया जो फर्जी दुष्कर्म के मामलों में मासूमों को फंसाकर पैसे ऐंठता था। गिरोह में शामिल 2 युवक और युवती ने सोशल मीडिया पर झूठी दुष्कर्म की खबर वायरल की, जिससे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि युवती ने आपसी रंजिश और पैसे के लिए झूठी दुष्कर्म की घटना पोस्ट की और पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि युवती पहले दिल्ली में एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा चुकी है, जिसकी जाँच अभी भी जारी है। थाना मसूरी में एक ट्वीट हुआ था जिसमें कहा गया था कि रेप की घटना हुई है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सूचना के आधार पर थाना मसूरी पुलिस गांव में पहुंची। कुशलिया गांव है जहां की मुस्कान नामक लड़की जिसने ये आरोप लगाया था, वहां पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि कुछ दिन पहले इस लड़की ने अपने चाचा और उनके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया था मारपीट का, जिसमें विवेचना करके उसमें कार्रवाई कर दी गई थी। पुनः उन्हीं से बदला लेने के लिए उसने एक सरताज नामक व्यक्ति है जो यूट्यूबर हैं, इनको शामिल करके उसने एक षड्यंत्र किया और इसके तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन, सरताज ने एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल से बनाया घटना 2 तारीख की दिखाते हुए, और उस एप्लीकेशन को इनके जो मुस्कान नामक लड़की है इसके मोबाइल पर भेजा। थाना मसूरी में एक ट्वीट हुआ था जिसमें कहा गया था कि रेप की घटना हुई है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सूचना के आधार पर थाना मसूरी पुलिस गांव में पहुंची। कुशलिया गांव है जहां की मुस्कान नामक लड़की जिसने ये आरोप लगाया था, वहां पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि कुछ दिन पहले इस लड़की ने अपने चाचा और उनके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया था मारपीट का, जिसमें विवेचना करके उसमें कार्रवाई कर दी गई थी। पुनः उन्हीं से बदला लेने के लिए उसने एक खबर पीलीभीत से है, जहां संपूर्ण नगर खीरी की रजा जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद आबिद रजा ने अपने निकाह से समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने दहेज लेने से इनकार किया और निकाह को आसान बनाने की अपील की। पलिया तहसील के गोविंद नगर निवासी मुफ्ती साहब ने अपने ही गांव की मुबारक अली की बेटी से निकाह किया, जिसने गरीब परिवार के प्रेरणा का उदाहरण पेश किया। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज में एक शादी के मामले में दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। लड़की पक्ष ने 9 दिसंबर को बारात के स्वागत की पूरी तैयारी की थी, लेकिन जब बारात नहीं आई तो लड़की के पिता ने दूल्हे के पिता से संपर्क किया। दूल्हे के पिता ने बताया कि लड़का गायब हो गया है और उसने शादी के लिए और दहेज की मांग की है। लड़की पक्ष ने इस मामले में दातागंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी गौरव बिश्नोई ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और जाँच जारी है। यहाँ पे भगवान दास की लड़की राखी की बारात आ रही थी। आपकी हमारी भतीजी है। तो क्या हुआ यहाँ पे? लग रहा है कि बारात आई नहीं है। ये बारात इसलिए नहीं आई है, वो लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे कि हमें 3.5 लाख रुपए दो, एक प्लाट दो, एक गाड़ी दो। लगातार हम पे इतना नहीं हो पा रहा था। हम कह रहे थे जो हमें बने जुड़ेगा वो हम कर पाएंगे। हमने गाड़ी कल हम 7 लाख रुपए की लगन चढ़ा के आए थे। उसके बाद वो लगातार रात को हमें धमकी भी दी कि अगर आपने हमारा दहेज पूरा नहीं किया तो हम बारात नहीं लेके आएंगे। इस बात की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। यहाँ पे भगवान दास की लड़की राखी की बारात आ रही थी।
खबर इटावा से है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ऋषभ पाल ने बताया कि 24 नवंबर को उसे पड़ोसियों ने सांगुरपुर रेलवे लाइन पर ले जाकर मारपीट और धमकी दी। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर बिजनौर से है, जहां दिल्ली से धामपुर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों की सड़क किनारे पोल से टकराने के कारण दुर्घटना हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना नेटौर थाना क्षेत्र के रोड के पास हुई, जिससे परिजनों में मातम छा चुका है। यूपी के बुलंदशहर जेल में हत्या के मामले में बंदी गोपाल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जेल प्रशासन के अनुसार गोपाल की मौत हृदय गति रुकने से हुई, लेकिन परिवार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह हृदय रोगी नहीं था। सिकंदराबाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर आगरा से है, जहां लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक की सूझबूझ से बस को टोल प्लाजा पर रोककर 60 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब से बिहार जा रही इस बस में रखी 3 बाइक और अन्य सामान जलकर राख हो गए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।